राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद सुरू झालेली आहे। थेट जाऊयात। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि त्रिपुरा को लेकर ये मुस्लिम संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। हमारी जानकारी है कि दो विषय को लेकर ये बंद लोगों ने किया था। एक जो मोहसिन रजा है, जो प्रॉफेट मोहम्मद के जीवनी को लेकर उन्होंने कोई किताब लिखी, आपत्तिजनक है, लोगों में बड़ा गुस्सा है। ये दो विषय को लेके मुस्लिम संगठनों ने कुछ बंद का आह्वान किया, जिसको लेके मुस्लिम इलाकों में बंद रहा और राज्य के 3 शहरों में कुछ पथराव की घटना हुई, जिसमें विशेषकर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती शहर में इस तरह की घटना हुई और पुलिस ने उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया। जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दी थी या इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, पत्थरबाजी में या हुल्लड़बाजी में, पुलिस पे पथराव किया लोगों ने, ऐसे सभी लोगों को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी शुरू करने का काम किया है। एक खबर आई कि मालेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नगर सेवक पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है। उसमें सच्चाई ये है कि 2014 में जो मुफ्ती साहब आज वहाँ के एमएलए हैं, 2019 में चुनाव जीते हुए एमआईएम से, उससे पहले वो जन स्वराज पार्टी के विधायक थे और 2014 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था। 2017 में जब महानगर पालिका के चुनाव हुए तो उनके साथ जो नगर सेवक या उनके साथी पार्टी में आए थे, वो हमारी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। और जब मुफ्ती साहब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, मालेगांव की विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को छोड़ी गई, शेख रशीद साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो मुफ्ती इस्माइल ये पार्टी छोड़कर एमआईएम में चले गए और सारे नगर सेवक उनके साथ एमआईएम में गए। जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कागज पे भले नगर सेवक हो, लेकिन पूरा उनका गुट एमआईएम में चला गया और वो एमआईएम के नगर सेवक हैं। लेकिन शुक्रवार के बाद शनिवार को अमरावती में एक बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बंद के आड़ में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया। साजिश थी कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाएं और महाराष्ट्र की जनता ने इनके षड्यंत्र को समझा और अमरावती के बाहर इस तरह से कोई भी घटना नहीं हुई। हम महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हैं। साथ ही साथ में अमरावती में कोई समुदाय के बीच में दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उन्होंने 2 तारीख के रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया। कुछ नौजवानों को पैसे बांटे गए, कुछ शराब बांट के अमरावती शहर में दंगा कराने का प्रयास किया गया। पत्थरबाजी हुई, दुकानों को आग लगाने का काम किया गया और पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई और उन पर कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पे मुंबई से पैसे गए
और वहाँ के कुछ विधायक के जरिए ये पैसे लोगों में बांटे गए, निश्चित रूप से उसी भी जांच हो रही है। लेकिन बीजेपी का ये हथकंडा, जब सारे उनके हथियार अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो फिर दंगों का हथियार बाहर निकाल के वे अपनी राजनीति शुरू करते हैं। हमें लगता है महाराष्ट्र की जनता ये पूरी तरह से जानकार है और इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह के राजनीति को महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकारने वाली नहीं। और निश्चित रूप से इस तरह की विनाशकारी राजनीति का हम पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं और बीजेपी को चेताना चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति करने का काम ना करें। इस तरह की नकारात्मक राजनीति ये अब महाराष्ट्र के जमीन पे चलने वाली नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं महाराष्ट्र में और कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। सरकारें उखाड़ी और बैठाई नहीं जाती, सरकारें जनता चुनती है, बहुमत के आधार पर देश में सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन उखाड़ने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी का ये भी है कि विधायकों को खरीदने का काम करो, प्रलोभन दो, 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए कीमत लगाने का काम करो। और ये सारा खेल पैसे से खरीदने का लोगों ने गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। लेकिन ये उखाड़ने का खेल महाराष्ट्र में चल नहीं सकता। फिर दूसरा खेल भारतीय जनता पार्टी का शुरू होता है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लोगों को डराने का काम किया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के राजकीय इकाई की तरह काम करने लगी हैं। बंगाल में सिद्ध हो गया, जिस तरह से बंगाल में डरा डरा के लोगों को अपनी पार्टी में लिया गया, बंगाल की जनता ने नकारने के बाद लोग पुनः टीएमसी में शामिल होने लगे। 2014 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ईडी ने इसी तरह से प्रयास किया था। महाराष्ट्र बैंक के संदर्भ में पवार साहब को नोटिस भेजने का काम किया। पवार साहब ने जिस तरह से कहा कि आप मुझे नोटिस भेज रहे हैं, मैं अपने कार्यालय में आ रहा हूं, फिर उन्होंने नोटिस विड्रॉ करने का काम किया। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आप न पैसे से हमको उखाड़ सकते हैं, ना आपने जिस तरह से देश की प्राइम एजेंसियों को अपनी इकाई बना दिया है, उनके भय से भी महाराष्ट्र की सरकार उखड़ने वाली नहीं है। नड्डा साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार चुंबक से चल रही है और उसका चुंबक लक्ष्मी है। हमें लगता है लक्ष्मी माँ का भी अपमान हो रहा है क्या? महाराष्ट्र की सरकार का चुंबक ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है, उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। और महाराष्ट्र की सरकार शिवाजी महाराज के विचारों से है। उन्हें समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के लोग दिल्ली के तख्त के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ना आप झुका पाओगे, ना उखाड़ पाओगे, ना खरीद पाओगे। हम 5 वर्ष पूरा करेंगे। और जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने से हमने एनसीबी का भंडाफोड़ किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता कूदने लगे, महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नकारा। और मुझे भी बार बार कहा जा रहा है कि ईडी नवाब मलिक के घर आने वाली है। मैंने तो कहा है मैं स्वागत करूंगा, आए जांचे, लेकिन आप डराने का प्रयास करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी की इकाई, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कोई भी इकाई से हम डरने वाले नहीं। सच की लड़ाई ये यूं ही जारी रहेगी। साथियों, कॉर्डेलिया ड्रग क्रूज केस का जो मामला है पूरी तरह से
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये लीपापोती में जुटा हुआ है। इसको लेके जो श्री वानखेड़े अधिकारी हैं, कुल मिला के 6-7 मामले चल रहे हैं। उनको लेकर एक मामला स्वयं उन्होंने हाईकोर्ट में उनके पिता के जरिए 1.25 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा मुझ पर डाला है, जो सुनवाई हो रही है, जिसमें फैसला रिजर्व किया गया। उस पर मैं कोई भाष्य नहीं करना चाहता। दूसरा मामला, उन्होंने एससी कमीशन के पास लिखा था कि मुझे एक शेड्यूल कास्ट अधिकारी के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है। ये शेड्यूल कास्ट नहीं, फर्जीवाड़ा करके उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है, जाली नौकरी ली है। वो रिपोर्ट पुलिस से मांगी गई है, पुलिस भी देख रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तीसरा मामला, भीम आर्मी ने, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट का 1994 का आदेश था, उसके तहत जो वैलिडिटी कमेटी है उसके पास कंप्लेंट हुई है, वो जांच करने का काम कर रही है। और क्रूज का जो फर्जीवाड़ा है, उस फर्जीवाड़े में 3 जांच चल रही है। एक, मुंबई पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, उसके पास जांच चल रही है कि जो 25 करोड़ रुपए मांगे गए, डिस्काउंटेड रेट में 18 करोड़ में डील हुई, 50 लाख रुपए उठाए गए, फिर वापस दिए गए। जिसमें पहले दिन हमने भंडाफोड़ किया था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली कौन है। फिर 9 तारीख को हमने भंडाफोड़ किया कि 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। उसी श्रृंखला में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई। जब हमने पहले दिन सवाल खड़ा किया था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली कौन है, तो ज्ञानेश्वर सिंह जी दिल्ली से आए थे। उन्होंने कहा ये हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, और नवाब मलिक प्रोलिटाइज होकर ये सारी बातें कर रहा है। धीरे धीरे उनका एक इंडिपेंडेंट पंच सामने आ गया। उसने पूरी 18 करोड़ की डील और एक सेल्फी 18 करोड़ कैसे बिगाड़ दी, वो सारी कहानी लोगों के सामने रखी। और उसमें एक किरदार सामने आया था, सैम डिसोजा। सैम डिसोजा आज फिर टेलीविज़न के सामने अपने बयान दे रहा है। ये सैम डिसोजा नहीं, इसका नाम है सैमुअल डिसोजा, जिसे 26 तारीख के दिन 26 जून को एक वीड बेकरी केस में सम्मन दिया गया था, जिसका हमने एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाया था, जिसमें वीवी सिंह का अधिकारी नाम का अधिकारी उससे बात कर रहा है, उसे बुला रहा है। आज सैम डिसोजा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं वीवी सिंह को मीडिया टाइकून के जरिए मिला था। मीडिया टाइकून नहीं, एक फर्जी मीडिया के लोग हैं, जिसमें एडवोकेट नंबियार का नाम लिया है, फिर राजीव बजाज का नाम लिया गया। हमने आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से ये दोनों ड्रग पैडलर से हफ्ता उगाही करते थे। हमने आप सबको दिखाया था एक व्हाट्सएप चैट, जिसमें सैम डिसोजा ने व्हाट्सएप चैट में कह रहा था कि हवाले की रसीद दे दो। हवाला वाला कह रहा था कि रसीद कहीं हवाले की होती है क्या। सैम डिसोजा ने पैसे दिल्ली भेजे थे, जो एनसीबी के अधिकारियों ने दिल्ली में पैसे लिए। सारी घटनाक्रम के बाद सैम डिसोजा फिर कह रहा है कि समीर वानखेड़े निर्दोष है। केपी गोसावी, यही लोग सब फर्जीवाड़े में हैं। जो विजिलेंस की जांच बैठी गई, विजिलेंस की या एसआईटी बैठी है, उसके सामने सभी लोग पेश हो रहे हैं मुंबई शहर में। और ये दिल्ली में जाके कहाँ बैठा था, ये लोगों को बताना पड़ेगा एनसीबी को। वहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड हुआ, ये बताना पड़ेगा। और ये हवाले से पैसे किसने लिए, ये बताना पड़ेगा।
नंबियार और बजाज ने कैसे डील करा कि इसका मुकदमा ड्रॉप करने का काम किया, ये बताना पड़ेगा। और आज कह रहा है कि 2 नवंबर के दिन मैंने पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि ये 2 लोग फ्रॉड हैं। 1 महीने के बाद फ्रॉड है ये नज़र आया पूरी तरह से सैम डिसूजा। मैंने पहले भी कहा था कि ये समीर वानखेड़े का प्राइवेट आर्मी का मेंबर है। सारे नाइजीरियन जितने लोग ड्रग पेडलर हैं उनसे हफ्ता उगाही का काम करता है। तर नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद आपण पाहत आहात। मालेगावमध्ये गुन्हा दाखल झालेला नगरसेवक हा राष्ट्रवादीचा नाही तर एमआयएमचा आहे असा दावा मलिक यांनी केलेला आहे आणि भाजप नेत्यांनी दंगल घडवण्याचं षडयंत्र रचलेलं आहे असा आरोप नवाब मलिक यांनी केलेला आहे। एक छोटासा ब्रेक घेणार आहोत। बातम्यांचा ओघ एबीपी माझावर सुरू आहे।